उधर कुछ समय गुजर जाने के बाद राजा शीलध्वज का छोटा बेटा राजकुमार शिवा, जब वजीर मौजूद नहीं था तो वह गुप्त रूप से अपने दोस्तों के साथ महल के पीछे से उस गहरे पानी से भरे तालाब के रास्ते से अंदर घुसा। और फिर क्या, उसने अपने ही महल पर कब्जा कर लिया। हाँ, अपने पूरे राज परिवार को सुरक्षित कर लिया। उसी समय जैसे ही राजगुरु को पता चलता है कि नई रानी शालिनी गर्भवती है, वो एकदम सन्न रह जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और फिर बिना कोई देर किए वो गुप्त योजना बना डालते हैं। चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप, रानी शालिनी को महल से हटवा दिया जाता है। कहाँ? दूर, बहुत दूर, वहां जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, राजा सुमाली के पास। पर क्यों? आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी? क्या राजगुरु को किसी अनहोनी का डर था, या फिर छिपा हुआ है कोई ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो सारा राज्य हिल जाएगा? लेकिन फिर वजीर हारून अचानक अपने सैनिकों के साथ राजधानी में धावा बोल देता है और एक ही झटके में राजकुमार शिवा, उसके सारे मित्रों और पूरे राज परिवार को बंदी बना लेता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इधर वजीर हारून अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर बड़े गुरु रामानुजम को जबरन पकड़वाता है। फिर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें तालाब में डुबोकर मरवा देता है। क्या यही इंसाफ है? क्या यही सत्ता का सच है? जिसे देखकर वजीर के लड़के प्रभारी कुणाल ने गुस्से और हैरानी से अपने पिता हारून को फटकार लगाते हुए कहा, ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला पिता। ये राजगुरु, ये तो हमारे काम के व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और आगे भी दे सकते थे। फिर भी तुमने, आखिर क्यों? किस सोच से तुमने ये किया? उधर प्रभारी राजा कुणाल राजा शीलवत्स को इस तरह बंदी बनाकर रखता है कि कोई भी पड़ोसी राजा ये समझ ही ना पाए कि राजा शीलवत्स असल में बंदी है और राज्य किसी और के इशारे पर चल रहा है। जब भी कोई बाहरी सैनिक या कोई राजा राजा शीलध्वज से मिलने आता तो कुणाल चालाकी से उन्हें राज सिंहासन पर बैठा देता। हाँ, ताकि सबको लगे कि वही शासन कर रहे हैं। लेकिन असल में सारा काम, सारे निर्णय और सारी सारी सत्ता प्रभारी कुणाल ही अपनी मर्जी से चला रहा था। क्या चाल थी उसकी, और कितना गहरा था उसका षड्यंत्र। उधर राजा शीलध्वज राजगुरु के पानी में डूबकर मरने की पूरी जानकारी प्रभारी राजा कुणाल से मांगते हैं। बताओ कुणाल, ये क्या हुआ? कैसे डूबे गुरुदेव? कहाँ थे उनके साथ के लोग? लेकिन प्रभारी राजा कुणाल इधर उधर की बातें बनाता है। कभी कहता है, महाराज वो स्नान को गए थे, अचानक पैर फिसल गया। फिर पलटकर कहता है, शायद उन्हें चक्कर आया होगा, हमें भी ठीक से नहीं पता। और इस तरह झूठ सच की मिलीजुली कहानियों से राजा शीलध्वज को किसी तरह शांत करने की कोशिश करता है। आप निश्चिंत रहें महाराज, सब नियंत्रण में है। एक दिन राजा शीलवत्स के पास कुछ गुप्तचर तेजी से आते हैं और फुसफुसाकर कहते हैं, राजन, हमारे पास बेहद जरूरी संदेश है, अभी सुनिए, देर न कीजिए। ये देखकर प्रभारी राजा कुणाल चौंक पड़ता है। वह सोचता है, ये अचानक गुप्तचर क्यों आए? कहीं कोई राज न खुल जाए। गुस्से में आकर वह गरजता है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? किसकी आज्ञा से आए हो? गुप्तचर घबरा जाते हैं, पर कुछ कहने से पहले ही कुणाल सख्ती से हुक्म देता है, इन सबको पकड़ लो, एक भी बाहर न निकलने पाए। फिर वह धीरे से बड़बड़ाता है, अगर इनकी बातों से सच्चाई बाहर आ गई तो मेरी सारी चालें बेकार हो जाएंगी। और इस तरह कुणाल उन गुप्तचरों को बंदी बनाकर गुप्त रूप से कहीं छुपा देता है। एक दिन कोई अन्य राजा शीलध्वज से मिलने के लिए दरबार में आने वाला होता है। यह खबर मिलते ही प्रभारी कुणाल चौकन्ना हो जाता है। वह फौरन राजा शीलध्वज को हिरासत से निकालकर ठीक उसी रौब और शान के साथ गद्दी पर बिठा देता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो, ताकि किसी को यह भनक तक न लगे कि असल में राजा शीलवत्स को बंदी बनाकर रखा गया है और हकीकत में राज कोई और चला रहा है। इधर छोटी रानी का बेटा शिवा बड़ी रानी सुजाता को रात के अंधेरे में दबे पांव कहीं जाते हुए देखता है। वो बिना कोई आहट किए चुपचाप से छुपाते उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। उधर रानी सुजाता गहरी रात में उस घने जंगल के किनारे बनी एक डरावनी कुटिया तक पहुंचती है, जहां एक तांत्रिक पहले से ही आंखें बंद किए उसका इंतजार कर रहा होता है। रानी कुटिया के भीतर कदम रखते ही फट पड़ती है। मैंने तुमसे मिलकर क्या पाया? छल किया मैंने औरों से, लेकिन अंत में मुझे ही छल लिया गया। तांत्रिक तड़प उठता है। अब याद आई है तुम्हें, एक दिन आई थी और फिर कभी मुड़कर देखा तक नहीं। क्या हर मिलने वाले से यूं ही छल कपट की परीक्षा लेती हो? वो उठ खड़ा होता है, उसकी आंखों में ज्वालाएं हैं।
क्या मुझसे ज्यादा वो इच्छाधारी नागपुत्री तुम्हारे काम की थी, जिसे तुम विश्वास के नाम पर पहले ही अपने साथ ले जा चुकी थी, मेरे पास आने से पहले? फिर वो जोर जोर से हंस पड़ता है, हंसी ऐसी मानो किसी श्राप की तरह कांपती हुई हवा में गूंजती है। अब वो समय निकल चुका है रानी, अब कुछ भी हासिल नहीं कर सकती तुम। अब तो बुरा समय तुम्हारे सिर पर है। रानी सुजाता कांप जाती है, उसकी आंखों का गुरूर डर में पिघलने लगता है। वो हाथ जोड़ लेती है, गिड़गिड़ा उठती है, मुझे बचा लो, जो वही करूंगी, बस एक बार फिर से सब कुछ ठीक कर दो। तांत्रिक मुस्कुराता है, वो ठंडी कुटिल मुस्कान। शनिवार को फिर आना, पूजा की सारी सामग्री लेकर आना, फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। उधर पेड़ों की आड़ में खड़ा शिवा ये सब देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल है। ये सब क्या है? ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर क्या छिपा है इन अंधेरों में? इधर राजकुमार शिवा रानी सुजाता के वापस आते ही चुपचाप छिपकर उस तांत्रिक को ढूंढ निकालता है और मौका मिलते ही उसे मारकर दरबार में फेंक देता है। यह नजारा देखकर बड़ी रानी सुजाता सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट, पछतावा और डर साफ झलकने लगता है, लेकिन वो अपने दुख और बेचैनी को किसी पर जाहिर नहीं होने देती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंदर ही अंदर टूटी हुई, लेकिन बाहर से शांत, मौन। इधर कुणाल और उसका पिता बजीर हारून एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। योजना के तहत हारून को कुछ अजनबियों के जरिए बाहर सैनिक शिविर में आग लगवाकर मरा हुआ दिखा दिया जाता है, ताकि सबको लगे कि बजीर हारून अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस चाल से हारून सबकी निगाहों से ओझल हो जाता है और कुणाल का पिता, उसका सबसे बड़ा साथी, अब सबकी नजरों में मर चुका होता है। पर क्या सच में वो मरा है, या अब वो अंधेरे में रहकर कुछ और बड़ा करने वाला है, तथा अपना नाम जरदारा रखकर अपनी आवाज की पहचान को बदलने के लिए मुख में कुछ डालकर रखते हुए वह चुपके से राजा शीलवत्स के राज्य से धन इकट्ठा करने लगता है। हैरानी की बात यह है कि इस काम में गुप्त रूप से कुणाल उसकी मदद करता है और ऊपर से सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ा प्रतिरोध जताता है, जैसे कह रहा हो ये गलत है। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ उसी की मंजूरी से हो रहा होता है। कुणाल जब राजकोष से किसी गरीब और संकटग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र की सहायता के लिए धन भिजवाता है, तो वही धन जरदारा के वेश में उसके ही सैनिक रास्ते में लूट लेते हैं। फिर वह धन गुपचुप तरीके से कुणाल के पास पहुंचता है और कोई जान भी नहीं पाता कि यह सब उसकी ही चाल है। ऐसे ही कई और काम, मदद के नाम पर धन भेजना, फिर लुटवा लेना और आखिर में खुद की तिजोरी भर लेना, कुणाल लगातार करता जाता है। कौन समझेगा उसके इस छद्म चेहरे को? वह मददगार दिखता है, लेकिन असल में वो तो लुटेरा बन चुका है। उधर राजकुमार शिवा वजीर हारून उर्फ जरदारा को पकड़ने की योजना पर काम करता है। तभी उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो जबरदस्ती सी दान वाली पेटी उठाकर भाग रहा होता है। शिवा तुरंत उस धन संग्राहक को पकड़ लेता है और सख्ती से पूछता है, बोल, कौन है जरदारा? कहां छिपा बैठा है वो व्यक्ति घबराकर कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक छुपा हुआ तीर आता है और सीधे उसके सीने को चीरता हुआ निकल जाता है। नहीं, शिवा चिल्लाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका इकलौता सुराग उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है और जरदारा की पहचान फिर से रहस्य बनकर रह जाती है। एक दिन शिवा जरदारा के बारे में गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करता है। तभी उसकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ती है। एक भिखारी से जुड़ा हुआ एक संदिग्ध व्यक्ति चुपचाप ढेर सारा धन समेटकर कहीं छुपाकर ले जा रहा होता है। शिवा चौंक जाता है, ये क्या हो रहा है? थोड़ी ही दूर आगे एक और व्यक्ति दिखाई देता है, जो राह चलते लोगों को धमकाकर जबरदस्ती दान पात्र में पैसे डालने को मजबूर कर रहा है। लोग डरे सहमे से उसकी बात मान रहे हैं, लेकिन शिवा का खून खौल उठता है। वह सोचता है जरदारा कौन है और इसके पीछे कौन सी साजिश छुपी है। लेकिन उसी पात्र को दूसरा व्यक्ति चोरी चोरी कहीं ले जा रहा है। तब शिवा चुपचाप और सतर्कता से उस संग्रह किए धन को ले जाने वाले व्यक्ति के पीछे चल देता है। जैसे ही मौका मिलता है, शिवा फुर्ती से उसे पकड़ लेता है। वो धन संग्रहकर्ता कोई और नहीं बल्कि सामंत होता है। तभी अचानक वह सामंत पलटकर शिवा पर जोरदार आक्रमण कर देता है। तलवारें टकराती हैं, संघर्ष होता है, लेकिन आखिरकार शिवा उसे काबू में कर ही लेता है और कारागार में बंद करा देता है। अब दरबार में पूछताछ होती है। शिवा गंभीर होकर उससे पूछता है, कहो, कौन है जरदारा? किसके लिए काम करते हो?
लेकिन वह सामंत चालाक और ठंडे स्वभाव वाला वहां खुद को निर्दोष साबित करने लगता है। वो बार बार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। शिवा उसे घूरते हुए सोच में पड़ जाता है। क्या ये झूठ बोल रहा है या कोई और बड़ी साजिश छुपी है?